बहन ने दिलाया बहू का हक पार्ट 1। अरे ओ नास बेटी, इतनी फीकी सब्जी बनाई है। क्या खाना बनाते बनाते नींद काफुर हो गई थी क्या? हैं? छी, कुछ नहीं हो पाता तुझसे। तू ना किसी भी काम की नहीं है, कल मुही कहीं की। और नहीं तो क्या। अरे मुफ्त का राशन नहीं आता इस घर में। तुम्हारे मायके वालों ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी। तुम्हें हम फिर भी खिला पिला रहे हैं ना, तो इस बात की मेहरबानी करो और ढंग का खाना बनाओ, वरना तुम्हें तो भूखा ही मारेंगे। समझ गई? जी जी ससुर जी। अब यहाँ पे सर झुकाए खड़ी मत रहो और जाओ जाकर कोई और सब्जी बनाओ। और हाँ, तुम आज से दिन में सिर्फ एक बार खाना खाओगी, या तो दिन में या फिर रात में। अरे बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ये कहानी है मधु की, जो एक गरीब घराने से आई होती है और उसकी शादी गौतम से होती है। दहेज में कुछ ना देने के कारण उसके ससुराल में उसका पति, सास कामिनी, ससुर विनोद, ननद उर्वशी बहुत सताते और अत्याचार करते। रात में ओ हेलो मैडम, कहाँ चली ये तकिया और कंबल लेकर? हैं, चुपचाप ठंडी फर्श पर सो जाओ। मेरे साथ बेड पर मत सोना, क्योंकि तुम उस लायक हो ही नहीं। यू अंडरस्टूड? ऐसा मत कीजिए गौतम जी, मुझे पहले ही बुखार है। आज मैंने 10 कंबल धोए हैं बुखार होने के बावजूद। और अब इतनी सर्दी में, इतनी ठंडी रात में मैं फर्श पर सोऊंगी तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। आई डोंट केयर। अपने मायके से एक बेड लाती तो उस पे ही सो जाती। खाली हाथ आने किसने कहा था? हैं? अब उसी की सजा भुगतो। जाओ सो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। बेचारी मधु कुछ नहीं बोल पाती और उसे ना चाहते हुए भी फर्श पर सोना पड़ता है। इतनी कड़ाके की ठंड में रात भर कांपती रहती है और ठीक से सो भी नहीं पाती। अगले दिन आज से मैं 20 लोगों को टिफिन दिया करूंगी। मतलब कहीं आपने टिफिन सर्विस तो नहीं शुरू कर ली ना? हैं? हाँ मेरी लाडो उर्वशी, मैंने टिफिन सर्विस का काम ही शुरू किया है, लेकिन सारा खाना मैं नहीं, मधु बनाएगी। और मैं महारानियों की तरह बैठ कर पैसे गिनूंगी। ग्रेट आइडिया मम्मी। आप जैसा खुराफाती दिमाग ना इस प्लेनेट पर और किसी का होगा ही नहीं। बाय गॉड। इसीलिए तो कहती हूँ, हर हफ्ते में एक दिन बैठकर मुझसे चालें चलने की और ऐसे खुराफाती तरीके से दिमाग चलाने की क्लासेस लिया कर, तो जब भी तेरे ससुराल में काम आएगी। लो आ गई पनौती मसाले कोट कर। बोलो इससे जो बोलना था। हाय हाय, कितनी बदबू आ रही है इसके बदन से मसालों की। खैर, यह सब छोड़ और कानों को खोल कर सुन। तुझे आज से हर रोज़ 20 टिफ़िन बनाने होंगे। हर टिफ़िन में 2 सब्जी, 3 रोटी, दाल और चावल होनी चाहिए। और तुझे उससे कमाए गए पैसों का 1 रुपया तक नहीं मिलेगा। सारा पैसा मेरा होगा, समझी? लेकिन सासू माँ, इतना सारा काम एक दिन में, 20 टिफिन और फिर आप सबका खाना, फिर घर की सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? वो सब हमें नहीं पता। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो ये करना ही होगा। अब तुम मायके तो जा नहीं सकती, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ससुराल में ही रहो और ऐसे समझो कि तुम ये काम करके अपना किराया भर रही हो इस घर में रहने का। जय बात, एकदम सही कहा लल्ला। कामिनी मधु से हर रोज़ 20 टिफ़िन बनवाती है। फिर आगे चल के 20 से 50 टिफ़िन हो जाते हैं। ससुराल वाले मधु को 1 मिनट चैन की सांस लेने तक का मौका नहीं देते और उसके दिन रात जाकर की गई मेहनत की कमाई सारी हड़प लेते और अपने पास ही रखते। एक दिन ननद उर्वशी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, जो शहर के सबसे बड़े अमीर खानदानों में से एक होते हैं। लड़के का नाम प्रीतम, उसकी माँ रोमा और पिता का नाम चंद्रेश होता है। हमारी उर्वशी इतने बड़े खानदान की बहू बनेगी, इसके तो भाग ही खुल जाएंगे। धन्यवाद रोमा जी, चंद्रेश जी, आपके प्रीतम के लिए, मेरी उर्वशी को चुनने के लिए। कम ऑन कामिनी जी, उर्वशी इतनी खूबसूरत लड़की है। हाँ, आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा लो है, पर कोई नहीं,
हमें हमारे प्रीतम के लिए उर्वशी ही सही लगती है। दैट्स वाई हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन उतने में मधु वहाँ आ जाती है और सबको स्नैक्स और जूस परोसते समय उसे चक्कर आने जैसा होता है और उसका सर भी भारी हो जाता है। सब धुंधला धुंधला दिखने लगता है और उसके हाथ का ट्रे छूटकर सीधे रोमा और प्रीतम के मुंह पर गिरता है और उनके चेहरे जूस के रंग से रंग जाते हैं। ओ गॉड, हाउ डेयर यू! अरे नींद में चल रही हो क्या? कामिनी जी, ये क्या संस्कार दिए हैं आपने अपनी बहू को? ठीक से परोसने को भी नहीं आता इसे तो। ऐसे घर से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे हम। वही तो, अगर बहू ऐसी है तो बेटी कैसी होगी? चलो मॉम डैड, ऐसे क्रेजी और स्टूपिड परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता मैं। मुझ पे पूरे शहर की लड़कियां मरती है, लड़कियों की कमी नहीं है। तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं। रोमा जी, चंद्रेश जी, प्रीतम बेटा रुको तो, अरे रुको, हमारी बात तो सुनिए। प्रीतम, प्रीतम, रोमांटी, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं उन सब के पैर पड़कर माफ़ी मांगूंगी और उन्हें मना कर लाऊंगी। मधु घर के गेट तक उन तीनों से माफ़ी मांगने के लिए नंगे पांव भागती है, लेकिन तब तक वो तीनों निकल चुके होते हैं। और फिर घर पर लौटने के बाद सभी ससुराल वाले गुस्से से आग बबूला हो गए थे। उर्वशी मधु का हाथ मरोड़ कर कहती है, मधु, तुम्हारी वजह से प्रीतम से शादी करने का मेरा सपना टूट गया। एक अमीर खानदान की बहू बनने का सपना टूट गया। क्यों 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 किया तुमने ऐसा? इडियट वुमन। उर्वशी, उर्वशी मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है उर्वशी। इस कालमुही को तो हम सब साथ मिलकर सबक सिखाएंगे। लल्ला, जा जाकर हॉकी स्टिक ले आ। हो, और जिसकी वजह से हम इतने अमीर परिवार से रिश्ता बनाते बनाते रह गए। हाँ मम्मी, अभी लाता हूँ। इसकी तो खैर नहीं आज। इस तरह सभी एक साथ मिलकर मधु को खूब मारते हैं और दर्द से कराते हुए मधु जोर जोर से चीखती चिल्लाती है, मत मारिए मुझे, नहीं मत मारिए मुझे। मधु बिलख बिलख कर रोती है और ये सब घर की खिड़की के बाहर से पड़ोसन की बेटी नित्या देख लेती है। अगले दिन जब मधु को छोड़कर सभी किसी फंक्शन में गए होते हैं, तभी वहाँ पर मधु की सगी बहन आंचल आती है और वो मधु के बदन पर लगी चोटों को देखकर घबरा जाती है और कहती है, दीदी मैं जानती हूँ अब खुद से तो मुझे बताएंगी नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरी कॉलेज की फ्रेंड नित्या आपके पड़ोस में ही रहती है। उसने कल आपको सबका मार खाते देखा। मैं मुंबई गई थी वर्कशॉप के लिए, वरना मैं कल ही आ जाती। मधु आंचल की आंखों में देखकर अचानक से रोने लग जाती है और आंचल को कस के गले लगती है। आंचल, ये ससुराल नहीं जेल है, जेल। नर्क से बदतर तरीके से पेश आते हैं ये सब मेरे साथ। रोना बंद कीजिए दीदी, पास ना ना, बस दीदी बस। आंचल मधु के आंसुओं को पोंछती है और उसे पानी पिलाती है। मधु दीदी, अब आप मुझे सारी बात बताइए, क्या हो रहा है आपके साथ इस घर में? और मधु रोते रोते अपनी बहन आंचल को सब कुछ बता देती है। फिर सारी बात को और अपनी बहन के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में सुनकर आंचल के होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आंचल, आंचल तू मुझसे वादा कर, तू घर पे इस सब के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि अगर घर पे माँ पापा को ये सब पता चल गया ना तो वो बहुत टेंशन लेंगे और खामखा उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जैसे तैसे रह लूँगी यहाँ। नहीं दीदी, बस बहुत सह लिया आपने। अब सहने की बारी आपके ससुराल वालों की है। आप ये सब कब तक बर्दाश्त करोगी? कब तक यूँ अपने मन को, अपनी आत्मा को जलाओगी? कब तक ये जहर पीती रहोगी? दीदी, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। किसी से भी उम्मीद रखे बिना आपको उन सभी दुष्ट लोगों को जवाब देना होगा। लेकिन आंचल, सब इतना आसान नहीं है। अगर मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई तो मेरी शादी टूट जाएगी। समाज में सब मुझे बुरा भला बोलेंगे, माँ पापा को भी खूब ताने कसेंगे, और वैसे भी ये सब मुझे इस पिंजरे से आज़ाद होने ही नहीं देंगे कभी। आप उनके आज़ाद करने की राह क्यों देख रही हो दीदी?
जब आप खुद इस पिंजरे को तोड़ सकती हो? रही बात शादी की, अरे ऐसी शादी का क्या फ़ायदा जहाँ पति आपका सम्मान ही ना करे। और लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का तो काम ही है कहना। मधु एकदम से सोच में पड़ जाती है। अब देखते हैं कि कैसे आंचल अपनी बहन मधु को उसका हक दिलाती है। गुजरेगी ये कहानी और भी कई दिलचस्प मोड़ से, इसलिए जुड़े रहिए और देखना मत भूलिए इस कहानी का अगला भाग।